गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एमपीडीए में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान, मोस्ट वेलकम। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मैनी सब टॉपिक्स इन फिजिक्स। वी आर टीचिंग यू फिजिक्स, जनरल साइंस, a part of general science physics in fast and precise manner, and quick physics we can say this. Units and dimensions completed, mechanics, gravitation we have already completed, properties of matter we have already delivered to you, heat, SHM and waves, it's all are already completed. You can see and learn this in previous lecture, but right now we are going for optics. Let's learn optics, which is also known as light. हम इसे लाइट भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्टिक्स के बारे में क्या क्या हो सकता है। उसके अंदर क्वेश्चंस आए हैं लाइट पर। लाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, ठीक है। आइए, ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद प्रोपगेशन, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ठीक है, वो स्टडी फिजिक्स की जिसमें हम लाइट के मूवमेंट, उसके बिहेवियर, उसके प्रोपगेशन, उसके नेचर, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं ऑप्टिक्स। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है, ठीक है ना। लाइट को एक एनर्जी माना है। लाइट का जो मोशन है वो वेव मोशन भी माना है। लाइट को पार्टिकल मोशन भी माना गया है। आज भी डाउट है जो मूवमेंट, जो मोशन है लाइट का, वो पार्टिकल मोशन है या वेव मोशन है, ठीक है। वो हम देखते हैं, लेकिन अभी कंफर्म कंक्लूजन निकला नहीं है। जो हमने रिसर्च करी पूरे साइंटिफिक लैब्स में, सब जगह हमने ढूंढा ऑनलाइन, तो लाइट एनर्जी तो मानी गई है, ठीक है, लेकिन पार्टिकल मोशन, वेव मोशन में आज भी उस पर इशू चल रहा है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables human beings and creatures to see things. A light is which form of energy where the human eye can detect it. आंखें हमारी जिसको पहचान ले, देख ले, वो है लाइट, ठीक है। लाइट का मोटा मोटा हमने आपको बता दिया डेफिनेशन समझने के तौर पर, ठीक है। लाइट क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये जरूर याद रखिएगा। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो दिखता है ना लाइट का वेव, वो विजिबल लाइट होती है। विबग्योर जिसको हमने पढ़ाया था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्ट है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच एग्जिबिट्स प्रॉपर्टीज लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टी इनहिबिट करती है वो। इट ऑलवेज प्रोपोगेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक लाइन के फॉर्म में मूव करती है, एक डायरेक्शन के फॉर्म में मूव करती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस दिखती है, जब हम देखते हैं रोशनी ज्यादातर स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में दिखती है। लाइट ट्रेवल्स विद अ स्पीड नियरली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जरूर याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट की स्पीड, लाइट कितनी स्पीड है, ठीक है ना। इसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसे सेंटीमीटर में आ जाए ऑप्शन, ये आ जाए 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये भी सही है। मीटर को जब सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 100 का इंटू करना पड़ेगा। 10⁸ की 10⁻10 हो जाएगा, तो ये दोनों ही सही है लाइट के फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू करंट थ्योरीज, नो मटेरियल पार्टिकल कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम लाइट की थ्योरीज की बात करें, मूवमेंट की थ्योरीज की बात करें, लाइट से फास्ट कोई मटेरियल मूव नहीं करता, कोई भी प्रोपोगेशन नहीं होता। पार्टिकल मूवमेंट सबसे फास्टेस्ट लाइट में है। अब पार्टिकल कौन सा? मोस्टली फोटोन माना गया है। एलिमेंट्री पार्टिकल होता है फोटोन। फोटोन याद रखिए, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट्री पार्टिकल जो लाइट में पाया जाता है। फोटोन्स, फोटोन्स इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ माइन्यूट, बहुत माइक्रो पैकेट्स होते हैं एनर्जी के जो मूव करते हैं, फोटोन्स। तो ये लाइट के फॉर्म में पाया जाता है। फोटोन, जब आप लैंप जलाते हैं ना, तो जो निकलता है फोटोन्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू कोई भी लाइट से स्पीड ऑफ लाइट सबसे फास्टेस्ट स्पीड है दुनिया की। साउंड भी इससे नीचे है, ठीक है। साउंड कुछ मिली सेकेंड्स लेट पहुंचता है लाइट के। जब लाइट और साउंड दोनों ऑन करेंगे ना, स्विच ऑन करा आपने, पहले लाइट आएगी, बाद में स्विच की आवाज आएगी खुलने की, ठीक है। लाइट के मीडियम्स, मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं इसमें लाइट ट्रेवल करती है? 3 तरह के मटेरियल्स हमने माने गए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट वो आर पार, पारदर्शिता। ट्रांसलूसेंट आधा धुंधला हुआ दिखने। कई कांच होते हैं घरों में जिसमें क्लियर नहीं दिखता, बाथरूम्स में लगे होते हैं, वो ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं। ओपेक बिल्कुल ही ब्लंट, बिल्कुल ही जिसमें लाइट का ऑब्स्ट्रक्शन हो 100%, लाइट आर पार जा ही ना पाए, उसे कहते हैं ओपेक। जैसे लकड़ी का तख्ता या प्लास्टिक या मेटल, जिससे लाइट आसपास ना हो पाए। ट्रांसपेरेंट में 99% लाइट आर पार हो जाती है, निकल जाती है, प्रोपोगेट हो जाती है। ट्रांसलूसेंट में 50% और ओपेक में 0।
ठीक है, लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती। ये इंपॉर्टेंट था, लाइट की स्पीड इंपॉर्टेंट थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फोटोन इसका पार्ट रहा, ये इंपॉर्टेंट है, वेव एंड पार्टिकल मोशन दोनों दिखाती है, ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज देख लेते हैं लाइट की, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती है लाइट में, ठीक है। तब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? द टर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जैसे टकरा के वापस पड़ जाए ना, कहीं मूव कर जाए, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर में पड़ते हैं, मिरर से टकरा के कहीं और जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे टकरा के आप तक पहुंच रही है, यहां तक आ रही है, ये ग्लो कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही ट्यूबलाइट के आगे में कोई व्हाइट बोर्ड लगा दूं, एक शाइनी प्लेट लगा दूं जिससे टकरा के लाइट उस तरफ जाएगी, तब वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही कहलाएगा, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके दो लॉ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रखिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट जहां पड़ती है ना, वो एंगल और जैसे वो वापस रिफ्लेक्ट होती है बैक, वो एंगल दोनों इक्वल होना चाहिए। आई शुड बी इक्वल टू आर, ठीक है। ये हम फिगर में देखते हैं एट द पॉइंट। चलिए देखते क्या दिखाई देते हैं, ठीक है, दिखाई देते हैं आपको। ये रहा फिगर, ये लाइट टॉर्च मारी, टॉर्च से टकरा के उधर गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इक्वल एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ये और ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको इधर मूव करेंगे, ये भी ऐसे ऐसे मूव करेगी, तब भी दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। इसे कहते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्शन, हमेशा परफेक्ट रिफ्लेक्शन ही होता है, ठीक है। ये देखिए नॉर्मल, आप पूछेंगे नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये है, परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन पे लाइट पड़ रही है ना उसका परपेंडिकुलर नॉर्मल है। दिस इज इक्वल टू दिस, आई इज इक्वल टू आर होना चाहिए। ये जितना एंगल बन रहा है ना इंसिडेंट रे का आई, उतना ही रिफ्लेक्शन रे का एंगल बनना चाहिए। इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर में पढ़ना चाहिए। और ये तीनों चीजें एक ही साइड होनी चाहिए, एक तरफ ही होनी चाहिए प्लेन में, ठीक है ना। कोई दूसरे मीडियम में भी हो सकता है, लेकिन एक सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, एक ही जगह पे होनी चाहिए तीनों चीजें, नॉर्मल, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड। आपसे पूछे तीन पार्ट कंपोनेंट क्या है रिफ्लेक्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के? एक इंसिडेंट होता है, एक नॉर्मल होता है, एक रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है। इसका प्रीवियस देख लेते हैं क्या था। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर, हमने आपको बता दिया। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द इंसिडेंस रे इज द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सीधी सी बात है, नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए इंसिडेंट रेज में, एक नॉर्मल होना चाहिए, मतलब एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारी रेज एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, एक ही तरीके से होना चाहिए। ये दो लॉज रखे गए हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, इसको ही रट्टा मान लीजिए, कभी क्वेश्चन आए तो ये आ सकता है, ठीक है। हमने आपको फिगर के तौर पर रिफ्लेक्शन बता दिया। अब हम आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाने से पहले हम आपको रिफ्लेक्शन पढ़ा देते हैं। मिरर्स में क्या होता है? हमेशा रिफ्लेक्शन होगा, ऑलवेज मिरर ऑलवेज रिफ्लेक्टेड द लाइट, हमेशा मिरर रिफ्लेक्ट करेगी। एक प्लेन सरफेस हमेशा शाइनी सरफेस रिफ्लेक्शन देगा ही देगा, चाहे वो मेटल का हो, प्लास्टिक का हो, ग्लोइंग बोर्ड हो, साइन बोर्ड हो, या मिरर हो, या कांच लगा हो, कोई होगा। दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। दिस कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहां से लाइट गई और यहां से रिफ्लेक्ट होके आई वापस, यहां पे होगा रिफ्लेक्शन, दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सिल्वर्ड करना पड़ेगा। आप रिफ्लेक्शन तभी होगा जब एक सरफेस का सिल्वर्ड हो और एक सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस हो, ठीक है। लाइट टकरा के वापस आ जाएगी, नहीं तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, आर पार निकल जाएगी लाइट। अगर ट्रांसपेरेंट हुआ तो आर पार निकल जाएगी, उसको थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट और ओपेक टाइप का बनाना पड़ेगा मिरर जैसा। अब ये सरफेस क्या? सिल्वर्ड है, सिल्वर्ड सरफेस, मतलब इस पे सिल्वर कलर का पेंट करा गया। अगर रिफ्लेक्शन हो, लाइट अगर थोड़ा कांच के अंदर भी चली जाए तो सिल्वर सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। अब सिल्वर सरफेस के लिए जो मटेरियल यूज करा जाता है ना, वो होता है वो होता है Ag2Al, मतलब सिल्वर एल्यूमिनियम का यूज करा जाता है Ag2Al। कभी पूछ लिया जाए किस मटेरियल का यूज करा जाता है, क्वेश्चन बन जाए ऑब्जेक्टिव में, तो सिल्वर एल्यूमिनियम का यूज करा जाता है। ये आप याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये अब चूंकि ये कॉनकेव है, अब हम कॉन्वेक्स पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स, कोवेक्स लिख दिया इधर, एन लगाइए। कॉन्वेक्स मिरर, कर्व्ड सरफेस पर रिफ्लेक्शन होगा। इस पे भी कर्व्ड है मिरर, ऐसा नहीं है, प्लेन भी होता तो भी प्लेन भी मिरर ले सकते हैं। ये प्लेन, इधर सिल्वर है,
इधर लाइट रे सीधी निकलेगी, कर्व होगा तो थोड़ी एंगल के साथ निकलेगी, ये भी कर्व है तो एंगल के साथ निकलेगी, यहां लाइट रेज गई और यहां निकल गई, यहां लाइट रेज गई और यहां निकल गई लाइट, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, रिफ्लेक्टिंग बैक, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये सिल्वर्ड सरफेस है, यहाँ पे पेंट कर दिया गया सिल्वर का, सिल्वर एल्यूमिनियम का, ताकि लाइट इधर से टकरा के वापस जाए, आर पार ना निकल जाए, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब आप याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव को कैसे याद रखूं मैं, कैसे याद हो पाएगा मुझे कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है, तो हम आपको तरीका हो जाता है, केव पकड़ लो आप, केव, ये क्या केव जैसा है, गुफा में जा रहे हो, गुफा जैसा है, तो इसीलिए केव, ठीक है। वैक्स उठा हुआ सरफेस है, वैक्स है ना, वैक्सिंग, तो ये उठा हुआ सरफेस है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स ऐसे याद रख लीजिएगा, आपको हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स बता दिया, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। कॉनकेव मिरर, लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट व्हेन इट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो हमने आपको बताया था कॉनकेव मिरर के बारे में, हेंस इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, इसी को ही कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइट टकरा के, लाइट रेज यहां गई और टकरा के यहां आई, यहां गई टकरा के यहां आई और सेंटर में वापस ऐसी निकल गई, तो सारी लाइट यहीं टकरा रही है फोकल पर एक तरीके से, तो कन्वर्ज कर रही है, बड़ी इमेज को छोटा एक जगह पास लाके दिखा रही है, दिस इज द कॉनकेव का है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग भी कहते हैं, आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और एक कॉन्वेक्स है, लाइट टकरा के बाहर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, छोटी चीज को बड़े के फॉर्म में दिखा रही है, तो ये डाइवर्जिंग हो गया, इट्स अ डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है और कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग कहा गया, इसे कन्वर्जिंग कहा गया है, ठीक है। थ्योरी के फॉर्म में को बता दिया, आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग, ये याद रख लीजिएगा, कॉनकेव मिरर को कौन सा मिरर कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है, टॉर्चेस, टॉर्च नहीं होती, एक फोकस लाइट डालती, एक पर्टिकुलर एरिया गोल गोल दिखाती, बाकी आसपास का नहीं दिखाती, टॉर्च का यूज कर रहे हैं, टॉर्च से हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को देख पाते हैं, लेकिन मोबाइल की फ्लैश लाइट से हम फैली हुई चीजें देख पाते हैं ना कई बार। तो टॉर्च क्या है, टॉर्च पे जो मिरर लगता है ना वो कॉनकेव लगता है, फोकस कन्वर्ज मिरर लगता है, कोई चीज को फोकस और क्लियर दिखाने के लिए, पास दिखाने के लिए और सही दिखाने के लिए, ठीक है। टॉर्चेस में हमेशा कॉनकेव मिरर का यूज होता है। सर्च लाइट जो जेल में लगी रहती है, सेंट्रल जेल वगैरह आपने मूवीज देखी होगी, बड़ी सी लाइट होती है, सर्च लाइट कहते हैं उसे, ठीक है ना, ढूंढने के लिए कोई भाग तो नहीं रहा चोर इधर उधर, क्लियर फोकस, क्लियर इमेज दिखाए, मतलब क्लियर लाइट पड़े तो उस जगह की क्लियर इमेज हमें आंखों में पड़े, साफ सुथरा दिखाई दे। सर्च लाइट का यूज है, सर्च करना, ढूंढना कहां पे क्या रखा है, सर्च लाइट में भी कॉनकेव का यूज होता है। व्हीकल्स हेडलाइट्स, व्हीकल्स की हेडलाइट्स कैसी होती है, आपको दिखती है, एक लिमिट तक फैलती है, ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ रोड का एरिया दिखाती है, रोड के आसपास पेड़ पौधे नहीं दिखाती, वो एक फोकस लाइट होती है। तो व्हीकल लाइट्स में जो लगी होती है ना, वो भी कॉनकेव मिरर्स वाली लाइट लगी रहती है, कॉनकेव मिरर्स लगाए थे, इसमें पास होकर लाइट एक फोकस दिखाती है, पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट छोड़ती है ये सब, ठीक है ना। लेजर में भी इसी का यूज करा जाता है कॉनकेव का, ठीक है। टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल लाइट्स ऑल आर पावरफुल बीम्स लाइट, इसीलिए ना कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कॉनकेव लेंसेज होते हैं। एज अ शेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस, आप शेविंग मिरर खरीदने गए तो आपका चेहरा बहुत क्लियर दिखाता है, बहुत बड़ा दिखाता है, इतनी पास रखेंगे तो आपका पूरा चेहरा दिखना चाहिए ना, पूरा ना चेहरा दिखाते हुए आपका 75% चेहरा दिखाता है बीच का, क्योंकि वो चीजों को पास ला देता है, आप क्लियर देख पाते हैं। तो शेविंग मिरर भी जो है वो कॉनकेव मिरर का एग्जांपल है। डेंटिस्ट का मिरर कभी देखिएगा, डेंटिस्ट के पास में, डेंटिस्ट कहता है दांत रहिए, देख लीजिए मिरर से आपके दांत कैसे हैं, तो आप वो देखते हैं, छोटा सा मिरर होता है, हाथ में पकड़ के बिल्कुल क्लियर दिखाता है, दांत आपका पास दिखाता है, बड़ा दिखाने लगता है, वो डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है, ये याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। हमने आपको एग्जांपल्स बता दिए फटाफट, ठीक है। अब आ जाइए कॉन्वेक्स पे। कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, मिरर डाइवर्जेस लाइट रे व्हेन दे स्ट्राइक इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमने आपको पढ़ाया था, टकरा के वापस दूर दूर भागती है, ठीक है ना, इसलिए उसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, इट्स आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, जो व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर्स लगे होते हैं ना साइड में, विंग्स में हम देखते हैं बगल से कौन आ रहा है, तो देखा जाए तो जरा सा मिरर होता है, एक गाड़ी नहीं दिखाता, दो दो तीन तीन कार दिखा देता है, बीच का डिवाइडर भी दिखा देता है, फुटपाथ भी दिखा देता है, विंग्स, व्हीकल विंग्स जो साइड मिरर जो होते हैं कार में और टू व्हीलर्स में, और साथ ही साथ
जो सेंटर में लगाता है वो भी यही काम करता है, वो कॉन्वेक्स मिरर पे बना होता है ताकि चीजें फैली हुई बड़ी से ज्यादा एरिया कवर करे, डाइवर्ज वो रेज निकलती है, डाइवर्ज रिफ्लेक्शन होता है, डाइवर्ज मिरर की तरह काम करता है। तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज मिरर की तरह काम करता है, तो वो बड़ा एरिया दिखाता है। इसीलिए हम रियर व्यूज मिरर्स जो होते हैं उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो मिरर लगे जाते हैं सीसीटीवी कैमराज में, सीसीटीवी कैमराज में जो मिरर लगे होते हैं, छोटे मिरर नहीं लगे रहते, उसमें जो लेंस लगे होते हैं कैमरे में, जो मिरर्स होते हैं बड़े होते हैं, ठीक है, ज्यादा एरिया कवर करते हैं। सीसीटीवीज में ये लगते हैं। साइड में आपने ये भी देखा होगा, एक रोड ये है और एक रोड ये है, आप यूं जा रहे हो तो यहाँ पे एक मिरर सा लगा होता है किनारे पर, बड़ा सा कर्वीलिनियर, वो क्या होता है, वो कॉन्वेक्स होता है। आप उसको देखोगे तो कॉन्वेक्स के फॉर्म में होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, बल्ज बाहर की तरफ होता है, ठीक है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो आपको बड़ा एरिया दिखा देता है कि इस पूरी रोड पे कितनी दूर से कितनी गाड़ियां आ रही है, कितना एरिया आपको, जब आप यहां से देख रहे होते हैं ना व्हीकल से, तो अभी ये साइड का पूरा दिखा, इस वाले को याला दिखा देता है, पूरी की पूरी रोड दिखा देती है, दिखा देता है चौड़ी। तो ये कॉन्वेक्स मिरर पे काम करता है। आप देखोगे तो कहीं बोल दोगे कॉन्वेक्स मिरर है। सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप, एक लैंप होता है जिसमें लाइट फैलती है बहुत ज्यादा, उसे सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप कहते हैं। एक और एग्जांपल बहुत अच्छा माना गया है, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स। जो स्ट्रीट लाइट पे, स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, अभी तो कई जगह आपने देखा होगा बड़ी हैवी बड़ी बड़ी रोड होती है, यहाँ पे लाइटिंग होती है बहुत अच्छी, ऊपर बड़े बड़े लैंप्स लगे होते हैं, लैंप पोस्ट, बड़ी बड़ी लाइट्स होती है हाइट पर, ठीक है ना, 50-50 मीटर की ऊंचाई पर जो लैंप लगे होते हैं, वो फैलती हुई लाइट देखते हैं। आप कभी देखोगे कोहरे में या धुंधले में या बारिश के टाइम पे तो आपको लाइट फैलती हुई दिखेगी। वो क्या कहता है, वो फैलाते हैं ताकि ज्यादा एरिया कवर हो सके। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि छोटे से एरिया को कवर करे रोड को, वो जितना ज्यादा हो सके हॉरिजॉन्टली रोड को कवर कर ले, एक लाइट ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर का एरिया कवर कर ले। इसीलिए स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर का यूज करा जाता है उसमें रिफ्लेक्टर के फॉर्म में, ताकि ज्यादा रोड को कवर करे, ज्यादा रोड पे लाइट आए तो चलाने वाले को ज्यादा एरिया दिखे, भले ही लाइट इफेक्टिव ना हो, बहुत बीम जैसी लाइट ना हो, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट ना हो, लेकिन फैली हुई हल्की लाइट दिखे ताकि उसे चलाने में निकलने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं हमने रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स अ नॉर्मल। अगर नॉर्मल की, जब एक लाइट दो मीडियम होते हैं, जैसे हवा से पानी की तरफ जाए या पानी से हवा की तरफ जाए या पानी से और हैवी वाटर या और कोई दूसरे मटेरियल की तरफ जाए और एक मिरर की तरफ जाए या एक प्रिज्म की तरफ जाए या फिर कहीं ऐसी चीज जाए जहां जिसका मटेरियल डिफरेंट है, मतलब जिसका मीडियम अलग है, रेयरर हो या डेंसर हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जब लाइट जाती है ना तो लाइट बेंड हो जाती है, इसे ही कहते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट की बेंडिंग को ही कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो आर पार निकले लेकिन बेंड होके निकल रही है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। अगर वो लाइट रेयर हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाए तो जो नॉर्मल है ना लाइट का, उसकी तरफ डाइवर्ट होगी। अगर डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ जाए तो लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। इसी फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इमेज के फॉर्म पे थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा होता है। ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे, लाइट गई, टॉर्च मारी, कुछ लाइट यहां गई, देखा जाए तो लाइट का, अब ये एयर है, ठीक है, और ये वाटर है, ठीक है। रेयर मीडियम हुआ, ये रेयरर मीडियम हुआ, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम हुआ क्योंकि पानी गाढ़ा होता है, तो ये डेंसर मीडियम हो। लाइट यहां गई तब ये इसकी तरफ जाने लगी, शिफ्ट हुई, इसको ऐसे जाना था लेकिन इस तरफ हो गई, इसको ऐसे दिखना था लेकिन इस तरफ दिखी, तो ये क्या हुआ, लाइट नॉर्मल की तरह शिफ्ट हुई, ठीक है। व्हेन रेयरर टू डेंसर मीडियम, देख लेते हैं, यही लिखा है टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, बिल्कुल यही लिखा है। नॉर्मल, ये नॉर्मल है, दिस इज अ नॉर्मल, परपेंडिकुलर है, ये प्लेन का परपेंडिकुलर है। लाइट ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हो जाना था लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी 25% और 75% यहां जाएगी, ठीक है, अंदर, तो ये रिफ्रैक्टेड होगी। ये होता है रिफ्लेक्टेड, ये होता है रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो ये नॉर्मल की तरफ गई, डेंसर रेयर टू डेंसर मीडियम। अब यही लाइट वापस जाएगी ना तो ये इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। अगर यही लाइट को मैं वापस भेजूं, ठीक है, यहां जाएगी कायदे से, लेकिन ये नॉर्मल से अवे जा रही है क्योंकि डेंसर टू रेयर मीडियम लग रहा है, यही थ्योरी में लिखा है हमने, ठीक है। सिक्का डालो पानी में तो ऊपर की तरफ दिखता है, तो नॉर्मल से इस तरफ जाता है, हमारी तरफ दिखता है। मछली हमें ऊपर की तरफ दिखती है लेकिन मछली होती है नीचे काफी, ठीक है। तो ये
रिफ्रैक्शन का कारण है सिक्का, पानी में सिक्का पड़ा हुआ, पानी मछली है, हमें हमारी इमेज दिख रही है, बड़ी दिख रही है, हमारी तरफ दिख रही है, वो सब रिफ्रैक्शन का पार्ट है। देखिए ये पेंसिल डाल दी किसी ने, पेंसिल आप ग्लास को ऐसे देखते ना तो इस तरफ दिखती है, अगर ये ही हवा की जगह कोई और मीडियम हो, वैक्यूम हो, तो पेंसिल इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन का पार्ट है। सब जो चीजें आप देख रहे हो ना, रिफ्रैक्शन के कारण देखने को मिलती है। हमने इमेज के फॉर्म पे आपको दिखा दिया। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो एक इसका लॉ है, थोड़ा सा टिपिकल है। स्नेल्स लॉ जब भी आएगा ना तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आएगा। ये रिफ्रैक्शन का पार्ट है। अब याद रख लीजिए, कभी पूछ लिया जाए स्नेल्स लॉ, इट्स अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फॉर एनी टू मीडिया एंड फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंट द साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। हमेशा इंसिडेंस एंगल अपॉन रिफ्रैक्शन एंगल साइन के फॉर्म में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर आएगी। भले ही एंगल आई चेंज होगा तो आर भी चेंज होगा, और वैल्यू बराबर आएगी, मतलब कांस्टेंट आएगी। मतलब ये आई और ये आर साइन के फॉर्म में, साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज आ कांस्टेंट। चाहे उसको ऐसा करो तो ऐसा जाएगी, ऐसा करो तो ये ऐसे होते जाएगी, ये हमेशा कांस्टेंट आएगी ही आएगी। ठीक है, एक और लॉ है इसका, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही 2D 3D प्लेन में लाई करेंगे ये। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। इसके यूजेस वगैरह भी हमने आपको थोड़े से बता दिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए कहाँ कहाँ फिनोमेना देखने को, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कहाँ देखने को मिलता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल करते हैं, मतलब लाइट ऐसे ऐसे होती है टकरा के, रिफ्रैक्शन होता है। कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स या कोई ना कोई ड्रॉपलेट से आर पार निकल जाती है रिफ्रैक्ट होके। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इसका एग्जांपल रहा है। ओवल शेप ऑफ सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सन बिल्कुल ही गोल नहीं दिखता, थोड़ा सा ओवल दिखता है, हमें थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, तो वो काय के कारण दिखता है, रिफ्रैक्शन के तौर पर। पानी में रिवर्स अपीयर शैलो, रिवर्स थोड़ी कम गहरी दिखती है लेकिन होती वो गहरी है, उसकी जमीन हमें थोड़ी ऊपर की तरफ दिखती है। पेबल्स जो होते हैं ना रिवर्स के अंदर पत्थर, वो हमें ऊपर की तरफ दिखते हैं, हमें लगता है पानी ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन पानी घुटनों से भी ज्यादा गहरा होता है। रिवर्स अपीयर शैलो, ये रिफ्रैक्शन का कारण होता है। याद रख लीजिए, कहीं पूछ लीजिए लॉजिकली क्वेश्चन तो बता सके, इट्स अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। कॉइन्स अपीयर्स रेज्ड इन ग्लास फिल्ड वाटर, रिफ्रैक्शन के कारण दिखता है। पेंसिल्स अपीयर ब्रोकन इन द बीकर, टेढ़ी पेंसिल दिखती है, टूटी हुई, क्यों दिखती है, जो हमने आपको दिखाई थी, रिफ्रैक्शन के कारण दिखती है। सन अपीयर्स अबव होराइजन एट सनसेट एंड सनराइज, सूरज निकलता तो बाद में लेकिन दिखाई पहले दे जाता है, तो लाइट बेंड होके हमारी तरफ आ जाती है, वो रिफ्रैक्शन होता है। लाइट को ऐसे जाना होता है और हम यहाँ होते हैं तो लाइट, और सूरज यहाँ होता है तो सूरज की लाइट थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। ठीक है, वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है, हमें पहले दिख जाता है। सनराइज हमें थोड़ा सा पहले दिख जाता है और सनसेट पहले ही हो चुका होता है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि सनसेट हुआ है। ठीक है, तो होराइजन पे जो हमें दिखता है वो रिफ्रैक्शन के कारण दिखता है, ये याद रख लीजिएगा। लेंसेस की बात करें, हमने मिरर्स की बात कर ली, अब हम लेंस की बात करें। लेंस 3 तरह के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और साथ ही एक प्लेनो होता है, प्लेन लेंस भी होता है, ऐसा लेंस भी होता है, इसका बहुत कम यूज होता है, तो हम आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही पढ़ाएंगे। इट्स अ कॉनकेव लेंस, ये क्या है, ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, और ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। 1 मिनट का टाइम लेंगे। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स हमने आपको बताया। अब यहां उल्टा हो जाएगा, वहां पे कॉनकेव जो था ना, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, लेकिन यहां कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग कहलाएगा। यहां गई, यूं गई, यहां गई, सीधे निकल गई, यहां गई, यूं गई, ये डाइवर्ज हो रही है लाइट रेज। लाइट यहां गई, इसके अंदर जाके रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, ये डाइवर्जिंग होती है, ये कॉनकेव, यहां से जाएंगे तो ये यूं निकल जाएगी। ठीक है, ये डाइवर्जिंग, फैल रही है, ये फैल रही है। कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग कहलाएगा इसमें, याद रखिएगा, लेकिन मिरर कन्वर्जिंग कहलाता है। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो मिरर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर
डाइवर्जिंग मिरर कहलाता था, लेकिन यहां कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा। यहां लाइट आई, ये इस तरफ चली गई, यहां लाइट आई, ये इस तरफ चली गई, ये लाइट आई सीधी। याद रख लीजिएगा, ये कन्वर्ज कर रहा है, लाइट्स को एक तरफ डाल रहा है, कन्वर्जिंग होगा ये, ठीक है ना। यहां पर भी ऐसा ही होगा, लाइट गई कन्वर्ज हो गई, या यहां गई तो कन्वर्ज हो गई, लाइट कन्वर्जिंग हुई। लेंस के केस में अपोजिट हो जाता है, मिरर के केस में कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग अपोजिट हो जाता है। तो हमने मिरर के केस में तो आपको याद करा दिया, अब लेंस के केस में याद कर लिए, कॉन्वेक्स लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव डाइवर्जिंग है और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, ये हमने आपको बता दिया। क्या होता है लेंस? अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस, दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो, एट of which one or both surfaces are spherical form, दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, देखिए दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यहां से रेज निकल जाएगी, यहां से रेज निकल जाएगी, रुकावट नहीं आएगी, यहां से रेज निकल जाएगी, यहां से रेज निकल जाएगी, रुकावट नहीं आएगी, दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लेकिन एक साइड हमेशा स्फेरिकल हो, कर्व हो, तब वो लेंस कहलाएगा। दिस मींस दैट अ लेंस इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन और स्फेरिकल। एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, दूसरा सरफेस भले ही प्लेन हो या स्फेरिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं लगेगा, एक सरफेस स्फेरिकल या कर्व होना चाहिए। हमने आपको कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा दिए, कभी टफ क्वेश्चन आएगा तो फंसना मत, इसके बेसिस पे कर लेना। क्या होता है यूजेस कॉनकेव लेंस के? अ कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, जिनको दूर का नहीं दिखाई देता उसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। मुझे दूर का नहीं दिखाई देता तो मेरे को मायोपिया है, ठीक है, मतलब शॉर्ट साइटेड, पास का दिखाई दे रहा है। अ कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन पी होल्स इन डोर्स एंड टेलीस्कोप्स। गेट में देखा नहीं, छेद होता है, अंदर से देखते कौन आया, देखते हैं कौन आया, तो वो आदमी बाहर के लोग, अगर छेद से मैं इतना सा देखूंगा तो इतना सा ही दिखना चाहिए, एक बीम जितना, लेकिन हमें पूरा का पूरा आदमी दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव लेंस, वो फैलता है, उसमें लाइट रेस फैलती है, ज्यादा से ज्यादा फैली हुई लाइट रेस को हम देख सकते हैं, इसीलिए बाहर का वाइड एरिया देख सकते हैं उस पी होल से, छोटे से छेद से हम देख सकते हैं गेट पे जो लगाता है, इसीलिए कॉनकेव लेंस का यूज करा जाता है, क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन लेजर्स फॉर वाइडनिंग देयर बीम्स। बीम्स को अगर चौड़ा करना है, एक छोटी सी बीम निकलती है, आगे जाके ब्रॉड करनी होती है, इसीलिए कॉनकेव लेंस का यूज करा जाता है लेजर बीम में, ठीक है ना, वाइड करे थोड़ा सा। ये हमने आपको कॉनकेव का बता दिया। आइए थोड़ा सा कॉन्वेक्स भी देख लेते हैं, उसके यूजेस क्या है, कहाँ का एप्लीकेशन है। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको हम। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस, जिनको पास का नहीं दिखाई देता ना, उनको कॉन्वेक्स लेंस लगता है। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब सिर्फ दूर का दिखाई देना, पास का नहीं दिखाई देना, इस बीमारी को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ये हम आपको बायो में पढ़ाएंगे। यूज इन कैमरा लेंस, कैमरा लेंसेज में इसका इस्तेमाल होता है, क्यों? क्योंकि बहुत पास की चीज देखनी हो ना, अच्छी इमेज बनानी, तो कैमरा लेंस में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों का यूज होता है कैमरा लेंस में, ठीक है। आज जो दो ट्रिपल क्वाड कैमरा, डुअल कैमरास जो आ रहे हैं ना, उसमें एक में कॉनकेव है, एक में कॉन्वेक्स होता है। वाइड एंगल के लिए हमें कॉनकेव की जरूरत पड़ती है, और डेंस के लिए, डेप्थ के लिए हमें कॉनकेव की कॉन्वेक्स की जरूरत पड़ती है। और मल्टीपल कैमरा लेंसेज लगे, पहले कॉन्वेक्स फिर कॉन्वेक्स फिर कॉनकेव, ऐसे लगे रहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि कैमरा लेंस में सिर्फ कॉन्वेक्स लगेगा, ठीक है। तो इसको आप हटा ही दीजिए, दोनों लेंसेज लगते हैं आजकल, ठीक है ना। वाइडली यूज्ड इन प्रोजेक्टर्स एंड माइक्रोस्कोप्स, ऑब्वियसली प्रोजेक्टर में लगते हैं, हमें एक इमेज को दिखाना रहता है क्लियर दीवार पे या शीट्स पे, तो कैमरा कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, प्रोजेक्टर में लगते हैं, माइक्रोस्कोप में लगते हैं। माइक्रोस्कोप में चीजें, छोटी छोटी चीजों को देखना रहता है पास लाके, तो माइक्रोस्कोप में लगते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, बड़ी चीज को हमें पास लाके छोटा कोहेरेंट दिखाना होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता जो हम देखते हैं, छोटी छोटी चीजें देखते हैं, कन्वर्ज करता है वो लेंस, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, ठीक है। जो लेंसेज होते हैं ना, उसकी पावर कितनी होती है, ऐसा यूनिट डायप्टर है, ये याद रख लीजिएगा, ये एक बार एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आ चुका है, कई लोग नहीं लगा पाए थे तब, आज से 6-7 साल पहले, तब ये इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, कि किसी को याद ही नहीं था कि लेंस का भी कोई यूनिट होती है, तो डायप्टोरे होती है, इसको डी से डिनोट किया जाता है, डायप्टोरे, ये याद रखिएगा, ये प्री का क्वेश्चन बनेगा, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू का। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, ये भी क्वेश्चन बनेगा प्री पर। कौन सा लेंस पॉजिटिव होता है? कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस नेगेटिव होता है, ठीक है। मुझे माइनस का चश्मा लगा है, माइनस वाला, -2.5 है,
तो मेरा नेगेटिव लगा, इसका मतलब मुझे कॉन्केव लेंस लगे है। जिनको पास का देखना है, मोटा मोटा लगा रहता है पास का देखने के लिए, उनका पॉजिटिव लेंस होता है, उनके में कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। हमने कॉन्केव कॉन्वेक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़वा दिया, कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है, कौन सा लेंस डाइवर्जिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, कहाँ का एप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा। साइड मिरर्स में कौन सा लेंस लगा रहता है या मिरर लगे रहते हैं, ये सब पूछ लिया जाएगा। इसकी यूनिट पूछ लिया जाएगी, कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव, ये पूछ लिया जाएगा। एप्लीकेशन पूछ ली जाएगी। हमने आपको ऑब्जेक्टिव तौर पर इंपॉर्टेंट पढ़ा दिए, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए कौन सा एमसीक्यू बन सकता है। आपको अगर पता होगा कौन सा एमसीक्यू बन सकता है तो ही आप पेपर निकाल पाओगे, लेकिन कोई टीचर बताए ये एमसीक्यू बन सकता है वो एमसीक्यू बन सकता है, तो इतनी बुरी हालत है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी पेपर निकालने में। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आइए TIR पढ़े, ये तो बहुत सुना होगा आपने। फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ी है आपने, ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा वो रहा है पार्ट। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का देख रहे थे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड इफ द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन द रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द ओरिजिनेटिंग मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस, चलिए ये तो बहुत वैसी डेफिनेशन आपकी फॉर्म नॉर्मल फाइबर ऑप्टिक्स की फॉर्म में पढ़ाते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है, ये उसकी ऑप्टिक्स है, ये बीच में हॉलो है, ठीक है, और यहाँ मोटाई है उसकी। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स जा रही है आपकी। अब लाइट रे छोड़ी हमने, ये छोड़ी, मीडियम चेंज हुआ, बाहर से अंदर आया, यहां अंदर गया, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आया, फिर थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे 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 जाने लगा, ये फटाफट मिली सेकंड्स के अंदर यहां से वहां पहुंच गया। ये TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो करता है फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन या ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, कहां कहां लगता है ये फिनोमिना, बबल्स जो होते हैं ना, बबल्स, एयर बबल, वो शाइन कर रहे होते हैं, वो TIR के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमचमा रहे होते हैं। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड जो चमचमाता है ना वो TIR के कारण चमकता है। डायमंड है, इसके अंदर खूब सारे रिफ्लेक्शन होंगे, इतने रिफ्लेक्शन होंगे, लाइट इधर उधर टकरा के आखिरी बाहर निकलेगी आपकी आंखों की तरफ, तब आपको चमचमाहट बहुत चमचमा रहा है। ये स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड भी TIR का काम है। मिराज, आपको रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है और एक खजूर का पेड़ दिखाई देता है, पत्थर के टीले दिखाई देते हैं, पानी की शाइनिंग दिखाई देती है, वो क्या है, वो मिराज है। आपको इल्यूजन होता है कि कहीं पानी है, पास है, दूर की चीज पास दिखती है, कहीं ऐसा लगता है वो कहीं बादलों से कहीं उसका रिफ्लेक्शन होकर टकरा के जमीन पे पड़ रहा होता है, फिर आपकी आंखों पे पड़ रहा होता है, तो वो मिराज कहलाते हैं। दूर जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं ना तो रोड शाइन करती है, वो सब TIR का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। एंडोस्कोपी में, एंडोस्कोपी हम लाइट छोड़ते हैं पाइप के जरिए, वो लाइट टकरा टकरा के देख के हमें बताती है कितना वो काम पेट के अंदर क्या है। यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, एंडोस्कोपी में काम होता है। ऑप्टिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत जगह काम हो रहा है। रेनबो में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना लगता है। रेनबो जो हम देखते हैं उसमें एक नहीं तीन फिनोमेना लगते हैं, तो एक फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है। बबल्स जहां आते हैं वहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है, वहां डिफ्रैक्शन डिस्पर्शन भी लगता है, लेकिन TIR भी लगता है। ठीक है, रेनबो की बात करें, द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन्वॉल्व्स ऑल थ्री फिनोमेना। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेनबो में कौन कौन से फिनोमेना लगते हैं, तो 3 फिनोमेना लगते हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट अंदर जाके अंदर जा रही है ड्रॉपलेट के या किसी ग्लास के, वो रिफ्रैक्शन। डिस्पर्शन मतलब फैल जाना। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपस में टकरा के आपस में रिफ्लेक्शन ही हो जाना। द सनलाइट शाइन्स ऑन अ वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट के कारण ऐसा होता है, वाटर ड्रॉपलेट पे सूरज की रोशनी चमकती है। एज द लाइट पासेस इनटू द रेन ड्रॉप द लाइट बेंड्स, रेन ड्रॉप के जैसे अंदर जाती है लाइट अंदर जाने लगती है, मतलब रिफ्रैक्शन होता है और बेंड हो जाती है, तब उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, लाइट बेंड्स होती है उसके अंदर। ड्यू टू द स्लो डाउन ऑफ लाइट व्हाइट लाइट्स गेट डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर। वो जो सूरज की जो लाइट होती है व्हाइट कलर की होती है, उसको धीमी एकदम से आर पार ना निकले तो वो टूट जाती है कई टुकड़े। डिस्पर्स्ड होती है 7 कलर्स में, 7 रंगों में डिस्पर्स्ड हो जाती है, तो डिस्पर्शन भी लग रहा है उसमें, हमने आपको बताया डिस्पर्शन भी लग रहा है। रिफ्रैक्शन लग गया, डिस्पर्शन लग गया। देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपेंस ऑन द अदर एंड ऑफ द ड्रॉप। फिर ड्रॉप के अंदर बेंड हुई लाइट 7 रंगों में फैली, ये 7 रंग आपस में टकराए, खूब इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्ट हो गए। ठीक है ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी काम कर गया यहाँ पर। चलिए आपको एक इमेज के फॉर्म पे दिखा देते हैं कैसे काम करता है। ये देखिए इमेज, सूरज की रोशनी, ये बबल है, वाटर ड्रॉपलेट है, समझ लीजिए ड्रॉप है, मॉलिक्यूल है वाटर का, खूब सारे हवा में वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल घूमते हैं, ड्रॉप्स।
बारिश होने के बाद ही क्यों रेनबो दिखता है? क्योंकि पानी के बहुत ड्रॉपलेट्स हवा में घूम रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, इसीलिए बारिश होने के बाद ही ज्यादातर इंद्रधनुष रेनबो दिखाई देता है। सूरज की रोशनी इस वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ी तो ये रिफ्रैक्ट हुआ, यहां पे हो गया अंदर घुसी, मतलब और बेंड हुई, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। फिर फैल गई 7 रंगों में, 7 कलर्स में फैल गई, डिस्पर्शन हुआ। फिर ये टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, और ये बार बार टकराएगी ना तो इसे कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक ही बार टकराएगी तो एक रिफ्लेक्शन, अगर बार बार टकराएगी तो टोटल इंटरनल। कुछ ड्रॉप के अंदर बार बार टकराती है तो TIR होता है, कुछ ड्रॉप के अंदर एक ही बार अंदर रिफ्लेक्शन होता है तो सिंगल रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। तो आंसर रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन रिफ्लेक्शन भी रहेगा, आंसर रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी रहेगा, ठीक है। फिर बाद में ये वापस रिफ्रैक्ट हो गई, फिर से रिफ्रैक्ट होकर बाहर आ गई और हमें 7 रंग दिखे इंद्रधनुष के। वॉयलेट सबसे नीचे होता है और रेड सबसे ऊपर होता है। कभी पूछ लिया जाए आपको कि इंद्रधनुष के सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, लाल रंग सबसे ऊपर होता है, और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, वॉयलेट होता है। ब्लूइश कलर, पर्पल कलर ज्यादा नीचे को होता है। क्यों? क्योंकि इन्वर्जन हुआ है, यहाँ लाइट जाके इन्वर्ज होके यहाँ आई आंखों में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है। आप कहेंगे ये कौन सी बात पूछ ली, लेकिन लाल सबसे ऊपर होता है। हमने आपको ये रेनबो का फिनोमेना बता दिया कैसे बनता है। मिक्सिंग ऑफ कलर से एक बार देख लेते हैं। लाल, रेड और ग्रीन मिलके कौन सा कलर, रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 मेन कलर को मिला दिया जाए तो व्हाइट कलर बन जाएगा हल्का, और 7 रंग मिला दिया जाए तो परफेक्ट व्हाइट बनेगा, ठीक है। नीला वाला रेड एंड ब्लू मिलाएंगे तो मजेंटा कलर बनेगा, मजेंटा, ठीक है। ब्लू और ग्रीन मिलाएंगे तो पीकॉक ब्लू, सियान कलर बनेगा, ठीक है। रेड और ग्रीन मिलाएंगे तो येलो बनेगा, लाल और हरा मिलाने पे येलो कलर बनता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम कौन से कलर मिलाने पे व्हाइट कलर बनेगा, ये 3 कलर मिलाने पे व्हाइट कलर बनेगा। अगर विबग्योर के सारे रंग मिला दोगे तो भी व्हाइट कलर बनेगा, ठीक है। इफ ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट देन इट अपीयर्स व्हाइट, ठीक है। अगर व्हाइट लाइट टकरा के वापस हमारी आंखों में पड़े तो व्हाइट दिखती है। अगर सारे रंग टकरा के खूब सारे 7 रंग एक साथ फेंके एक जगह पे और 7 रंग टकरा के एक साथ मिलके हमारी तरफ आएंगे तो वो व्हाइट कलर दिखेगा, ठीक है। एंड इफ ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट देन इट अपीयर्स ब्लैक। अगर 7 रंग डाले किसी प्लेट पर और हमें टकरा के वो एक भी कलर नहीं दिख रहा है, वो सारे के सारे कलर एब्सॉर्ब कर लिए उसने, तो ब्लैक कलर दिखेगा। काला रंग क्यों दिखता है? क्योंकि उस पर सारे कलर एब्सॉर्ब कर लेता है, ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है, इसीलिए ब्लैक होल सारे रंग को एब्सॉर्ब कर लेता है, लाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है, उसे काला दिखता है ब्लैक होल। उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि सारे कलर लाइट को भी एब्सॉर्ब कर लेता है, लाइट को भी ग्रेविटी के तौर पर खींच लेता है, हम तक पहुंच ही नहीं पाती उसकी लाइट, तो वो काला दिखता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं, हमने डिस्पर्जन की बात करी थी। क्या होता है? व्हेन अ व्हाइट रे ऑफ लाइट और सनलाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट ब्रेक्स इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमने विबग्योर पढ़ाया था। अगर व्हाइट लाइट अगर किसी प्रिज्म में पड़ती है तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, ये हमने आपको बताया था उस वक्त। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट को 7 रंगों में तोड़ देने के फिनोमेना को ही कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट प्रिज्म में। और ये कहां पे ऐसा होता है? प्रिज्म में ऐसा होता है, या फिर कांच की बॉल ले लीजिए उसमें ऐसा होगा। द बैंड ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। 7 रंगों को ही क्या कहते हैं? उसके बैंड को, पट्टियों को स्पेक्ट्रम कहते हैं। द डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर वॉयलेट कलर एंड द लीस्ट फॉर रेड कलर। जो वॉयलेट कलर है ना विबग्योर का, वॉयलेट कलर ये सबसे ज्यादा डेविएट होता है, और रेड कम। नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, और रेड कम डेविएट होता है, मतलब ये इतना ज्यादा डेविएट हो जाता है कि बहुत ज्यादा नीचे को चला जाता है, और रेड कम डेविएट होता है तो रेड क्लियर दिखता है। इसीलिए वॉयलेट थोड़ा धुंधला दिखता है और रेड क्लियर दिखता है। रेड में सबसे कम डेविएशन होता है। आपसे पूछ लिया जाए लाइट स्पेक्ट्रम में कौन सा कलर कम डेविएट होता है, तो रेड कलर कब सबसे कम डेविएट होता है। कौन सा कलर ज्यादा डेविएट होता है, तो वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है। तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। कलर के ऊपर डेविएशन के बारे में पूछ लिया जाए तो ये भी लिख लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कलर्स कौन सा डेविएट सबसे ज्यादा होता है, डिस्पर्शन किसे कहते हैं, विबग्योर के कौन कौन से कलर हैं, ब्रेक्स इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर, इसे ही कहते हैं डिस्पर्शन, ठीक है ना। 7 कलर्स में टूट जाने को ही डिस्पर्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट आप ऐसे समझ सकते हैं थ्योरी के फॉर्म में, और अगर आपको इमेज के फॉर्म में समझना है समझ लीजिए। ये लीजिए, प्रिज्म लाइट गई, ये 7 रंगों पे टूटे, लाइट के सारे कलर टूट गए, 7 रंग मिल गए आपको, एक लाइट फेंकी, व्हाइट लाइट, ठीक है। ये डिस्पर्शन होता है। रिफ्रैक्शन हमने आपको बताया था, डेप्थ ऊपर नीचे दिखाई, मछली नीचे होती है लेकिन दिखती ऊपर है, पानी की गहराई ज्यादा होती है लेकिन हमें लगता कम है, अपरेंट डेप्थ हमें कम लगती है, तो ये
रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। डिफ्रैक्शन का एग्जांपल क्या है, अगर डिस्पर्शन पढ़ा तो डिफ्रैक्शन पढ़ लीजिए, दोनों ही फैलना होता है, लेकिन डिस्पर्शन एक व्हाइट लाइट को 7 रंगों में फैलाना कहता है और डिफ्रैक्शन कोई सी भी लाइट को फैलाना कहता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन हुआ, कहीं से टकरा के छोटे से होल से लाइट निकली तो फैल जाती है, हल्का सा सूरज की रोशनी आ रही है, हल्का सा गेट खोला तो लाइट फैल जाती है, आपको एक कण दिखता है, एक लाइट में पार्टिकल घूमता हुआ दिखता है, वो क्या फैलना होता है। गेट से टकराई और एकदम से इमेज बना दी बहुत बड़ी, तो वो लाइट का फैलना होता है। लाइट आ रही है, थोड़ा सा एक हल्का सा गैप दिया उसे निकलने के लिए, वो भी लाइट का फैलना होता है, उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। यही फिनोमेना है, उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन, इट्स अ डिफ्रैक्शन, ठीक है। हमने आपको डिस्पर्शन पढ़ा दिया, डिफ्रैक्शन पढ़ा दिया, रिफ्रैक्शन पढ़ा दिया। डिस्पर्शन के एग्जांपल भी देख लेते हैं। डिस्पर्शन ड्यू टू ऑयल ऑन रोड, रोड पे ऑयल नहीं फैल जाता, कहीं दिखते हैं ऑयल वगैरह पड़ा होता है, उसमें कई रंग दिखते हैं, वो डिस्पर्शन के कारण होते हैं। मतलब 7 रंग दिखने लगते हैं तेल के पानी के ऊपर, वो डिस्पर्शन होता है। व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट पड़ रही होती है तेल के ऊपर और वो फैल के हमें 7 रंग दिखाती है, उसे कहते हैं डिस्पर्शन, ठीक है। पानी के ऊपर जब पड़ा होता है ना तेल या रोड पे फैला होता है तो 7 रंग दिखाता है, वो डिस्पर्शन का एग्जांपल है। डायमंड, रिफ्रैक्शन के कारण डायमंड, जब तक रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो लाइट डायमंड के अंदर जाएगी नहीं, और अंदर जाएगी नहीं और वो वापस नहीं आएगी तो हमें लाइट दिखेगी क्या, तो रिफ्रैक्शन तो होता है डायमंड की स्पार्कलिंग में, साथ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, लाइट आपस में टकरा के खूब सारी बार अच्छे से चमचमाहट दिखती है, तो वो रिफ्रैक्शन के अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। साथ ही साथ जो रंग दिखते हैं ना मल्टीपल्स कलर, वो डिस्पर्शन के कारण होते हैं। जब भी कलर्स की बात आएगी तो डिस्पर्शन पकड़ोगे आप, ठीक है ना। लाइट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर डायमंड के स्पार्कलिंग में, तो हम कहते हैं डिस्पर्शन इन डायमंड, डायमंड के अंदर डिस्पर्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, डिस्पर्शन भी हो रहा है, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया हमने, डिस्पर्शन पढ़ लिया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था हमने, ठीक है। डिफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स एज दे पास थ्रू अराउंड एन ऑब्स्टेकल, किसी ऑब्स्टेकल से लाइट टकरा के निकलती है तो लाइट फैल जाती है, ठीक है, वो होता है डिफ्रैक्शन। ये क्या, ये एग्जांपल है डिफ्रैक्शन का, लाइट फैल गई, स्प्रेड आउट ऑफ लाइट, स्प्रेडिंग द वेव्स ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस भी पढ़ लीजिए आप, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना इन व्हिच टू वेव्स सुपरइंपोज टू फॉर्म द रिजल्टेंट वेव ऑफ द लोअर हायर और सेम एल्टीट्यूड। एक से जब दो छेद कर दिए जाए, यहां से लाइट फैली, यहां से भी लाइट फैली, ये दोनों लाइटों का इंपोजिंग है ना, जब दीवार पे देखते हो तो एक जगह हल्की एक जगह डार्क, हल्की डार्क हल्की डार्क दिखती है, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस हो रहा है। आइए इसका एग्जांपल देख लें। दो वेव जब एक दूसरे के सुपर इंपोज हो जाती है तो एक नॉर्मल वेव बना लेती है, लोअर और हायर और सेम एम्पलीट्यूड की, उसे कहते हैं इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस का एग्जांपल है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। इट्स एन एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस। लाइट, लेजर लाइट या लाइट निकली, दो छेद से निकली, यहाँ पे उसने अलग वेव्स बनाई, ये छेद छोटा था तो यहाँ पे अलग बनाई, दोनों को टकरा, दोनों आपस में मिली, जब दीवार पे देखा तो पैटर्न बना लाइट का, लाइट एंड डार्क बैंड्स, एक हल्की एक डार्क, एक हल्की एक डार्क। इसे ही तो कहते हैं दो वेव्स का सुपर इंपोज, इंटरफेरेंस। दो डिफ्रैक्शन जब एक साथ मिलते हैं तब इंटरफेरेंस हो जाता है, बस दो डिफ्रैक्शन जब एक साथ मिलते हैं तो इंटरफेरेंस हो जाता है। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में क्या अंतर है? लाइट ट्रेवल्स इन अ वेव्स लाइक रिपल्स इन द ओशन। ओशन में जो रिपल्स होते हैं वो वेव्स होते हैं, मतलब वैसे ही लाइट फॉर्म करती है वेव्स की तरह, ठीक है। लाइट कैन बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल इफ नीडेड, दिस बेंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन। लाइट जब किसी ऑब्स्टेकल, किसी रुकावट से बेंड हो जाती है ना, फैल जाती है, उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। और व्हेन वेव्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, और ऐसी दो तीन वेव्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर ले तो उसे कहते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटरफेरेंस का एग्जांपल देख लीजिए, ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। The color seen in a soap bubble arise from light wave interference reflecting of the front and back surface of the thin soap film. Depending on the thickness of the film, different colors interfere constructively and destructively. एक ही तरह के रंग, कभी हल्के कभी गाढ़े, कभी धुंधले, कभी बहुत ब्राइट, कभी शैलो, कभी अलग अलग कलर के दिखते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी के दिखते हैं, इसी को ही तो कहते हैं इंटरफेरेंस। सोप बबल में क्या होता है, ब्लू लाइट हल्की हल्की होती जाती है एक तरफ और डार्क होती जाती है एक तरफ, फिर पिंकिश होती जाती है, फिर रेडिश होने जाती है। ये जो कलर्स दिखते हैं ना वो वेव इंटरफेरेंस के कारण दिखते हैं। तो कलर्स सीन इन अ सोप बबल वेव इंटरफेरेंस का एग्जांपल है, इंटरफेरेंस का एग्जांपल है। जो रिफ्लेक्टिंग हो रहा है फ्रंट से, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ फ्रॉम द फ्रंट और बैक सरफेस, मतलब यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, साथ में रिफ्रैक्ट होकर अंदर गया, बेंड हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ। ये दोनों वेव्स आपस में जब टकराई, इसने भी ब्लू बनाया, इसने भी ब्लू बनाया, लेकिन एक हल्का ब्लू दिखा, एक डार्क ब्लू दिखा, तो ये दो वेव्स का जो इंटरफेरेंस हुआ ना, एक वेव दूसरे में इंटरफेयर कर रही है और एक अलग अलग हल्के हल्के और डार्क कलर दिखा रही है, उसे ही कहते हैं इंटरफेरेंस।
तो सोप बबल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना गया है, हमने चेक करा था एमसीक्यू में, तो ये आया था क्वेश्चन कहीं। ठीक है, ये क्या है, इंटरफेरेंस। इधर से कोई लाइट निकली आपस में टकराई, इधर से कोई लाइट निकली, डिफ्रैक्शन के कारण, 2-3 डिफ्रैक्शन के कारण लाइट आपस में टकराई, इंटरफेरेंस हुआ 2-3 डिफ्रैक्शन लाइट्स का, तो ये बनाया इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको आप डिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल के कारण टूटा, लेकिन बहुत सारी लाइट्स टूटी एक साथ जगह पे, तो वो इंटरफेरेंस भी बना देती है, कलर्स चेंज होने लगे थोड़े से। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, वो तो एब्जॉर्ब करके री रेडिएट करे तब स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक बार देख लेते हैं क्या होता है। As sunlight travels through the Earth's atmosphere, it gets scattered by small particles present in the atmosphere. हमें आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है कि जो व्हाइट लाइट आती है ना, वो फैल जाती है पार्टिकल्स से। हवा में इतना प्रदूषण होता है, इतना पार्टिकल्स होता है, एटमॉस्फेयर में इतने वेपर्स होते हैं, इतने ड्रॉपलेट्स होते हैं, इतनी धुंध होती है, कई चीजें होती हैं जिसके कारण लाइट फैल जाती है, टकरा के फैलने लगती है, और वो स्कैटरिंग बनाती है। मतलब एक लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और एक हट जाती है, मतलब रेड लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लू लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो वो फैल के दिखने लगती है, उसे कहते हैं स्कैटरिंग, पार्टिकल्स के कारण होती है, इसीलिए स्काई ब्लू दिखता है। तो ब्लू लाइट इज मोस्ट स्कैटर्ड, एज सनलाइट ट्रैवल्स थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर इट गेट्स स्कैटर्ड बाय द स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। लाल रंग भी स्कैटरिंग के कारण होता है, कई बार लाल रंग फैल जाता है, कई बार ब्लू कलर फैल जाता है। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है, आसमान का कलर नीला क्यों दिखता है? ब्लू कलर हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ। विबग्योर में हमने बात करी थी, विबग्यो, ठीक है, उल्टा चले, रेड की क्या है, वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है रेड की, और वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की ज्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेड की कम होती है। ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है वॉयलेट की, इसलिए आंखों को दिक्कत करती है, लेकिन इसकी वेवलेंथ कम होती है, हमने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तब क्या होगा, ब्लू कलर, वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ये कलर शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं, तो ये ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं देन द रेड कलर। ब्लू कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन द रेड कलर, देयरफॉर ब्लू कलर इज स्कैटर्ड स्ट्रांगली, हेंस द ब्लूइश कलर प्रीडोमिनेट्स इन द क्लियर स्काई, इसीलिए आसमान नीला दिखता है। ठीक है, बाकी के रंग फैल नहीं पाते, वहीं के वहीं रुक जाते, लेकिन ये फैल जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, ये एब्जॉर्ब भी नहीं होता। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स सफेद क्यों दिखते हैं, चमचमाते हो? क्लाउड कंटेन्स लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स। ठीक है, दीज लार्ज साइज पार्टिकल्स डू नॉट ओबे रेयलीग लॉ ऑफ स्कैटरिंग। एक लॉ होता है स्कैटरिंग का, रेयलीग लॉ। ऑल वेवलेंथ आर स्कैटर्ड नियरली इक्वली, हेंस क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट। ये क्लाउड्स बने होते हैं ना, इसके अंदर जब व्हाइट लाइट जाती है ना, तो इतना रिफ्लेक्शन होता है ना कि सारे कलर आपस में घुल मिल जाते हैं, सारे कलर्स प्रॉपरली एक जैसे ही स्कैटर्ड होते हैं। जब ये निकलते हैं कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये हमें व्हाइट आया, तो व्हाइट ही दिखता है कलर। क्लाउड्स सारे रंगों को बराबर स्कैटर करता है, इसीलिए सारे कलर एक जैसे दिखते हैं, और सारे कलर का कॉम्बिनेशन व्हाइट कहलाता है, तो हमें व्हाइट ही दिखते हैं क्लाउड्स। स्कैटरिंग में ये भी एक फिनोमिना रहा है, कलर्स का, क्लाउड्स का व्हाइट होना। सन लुक्स रेडिश एट द सनसेट और सनराइज, सनराइज और सनसेट और सूरज लाल दिखाई देता है। क्यों देता है? सनसेट और सनराइज में सनरेज पास होती है लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर लंबा डिस्टेंस कवर करती है, क्योंकि होराइजन पे होता है। ये अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ है, ये सन है, तो सन को हम भले यहां खड़े हैं, ठीक है, तो हमें एक ज्यादा लंबा डिस्टेंस दिखता है, तो हमें लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए होती है। शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट यहीं रुक जाती है, इनको नीला नीला दिखाई देगा, लेकिन हमें लाल दिखाई देगा। यहाँ पे जो खड़ा है उनको नीला दिखाई देगा, लेकिन हमको आसमान लाल दिखाई देगा, क्योंकि इसकी लॉन्ग वेव्स होती है, वेवलेंथ होती है किसकी? रेड की लॉन्ग वेवलेंथ होती है, इसीलिए लाल कलर हमें दिखाई दे जाता है, ब्लू कलर हम तक पहुंच नहीं पाता, शॉर्ट वेव में होता है वहीं रुक जाता है। ठीक है, द सनरेज हैव टू पास थ्रू अ लार्जर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर, मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड अदर शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड, फैल जाती है लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि हम दूर होते हैं, क्योंकि सन जब होराइजन पे होता है, डूब रहा होता है। द लीस्ट स्कैटर्ड लाइट रीचिंग अवर आईज, जो कम स्कैटर्ड लाइट होती है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, और वो होती है रेड कलर, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हुए हम तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो रेडिश कलर इसीलिए सूरज डूबते वक्त उगते वक्त हमें लाल दिखता है। विजन देख लेते हैं, विजन आंखों की बात कर लेते हैं, देखना देख क्या क्या देख सकते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर, दैट इज एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन्फिनिटी।
हम अगर 25 सेंटीमीटर, ये होता है 25 सेंटीमीटर, अगर 25 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस अगर हम क्लियरली नहीं देख पाए, हम अपनी हाथों की लकीरों को बहुत क्लियरली नहीं देख पाए, तो समझो हमारी आंखों की बीमारी है। हमको हमें या तो शॉर्ट साइटेडनेस होगा या लॉन्ग साइटेडनेस होगा, हमें या तो मायोपिया होगा या हाइपरमेट्रोपिया होगा, हमें कैटारेक्ट भी हो सकता है, हमें एस्टीमिया भी हो सकता है, हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है। लेकिन 25 सेंटीमीटर का अगर हमें डिस्टेंस सही दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सही जो बना हुआ है वो चीज 25 डिस्टेंस में जो चीज जो इमेज है वो हमें क्लियर दिख रही है, तब तक हम ये नहीं कह सकते हमें आंखें खराब है। ठीक है, इसीलिए आंखों और उसके बीच में हमेशा 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखिए किताब के बीच में। नहीं तो अगर पास रखेंगे तो आपकी आंखों को आदत पड़ जाएगी 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस की चीजें देखने की, या फिर 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस की चीजें देखने की, तब आंखों में प्रेशर पड़ता है। लेकिन 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में आंखों पे प्रेशर नहीं पड़ता। 25 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस पे चीजें आपको सही दिखनी चाहिए, इसका मतलब आपकी आंखें सही है और इस पे आंखों में प्रेशर भी नहीं पड़ता। तो चीजों को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखिए। ये तो हमें स्कूल पे बताया गया था, स्कूल टाइम में हम पढ़ा करते हैं सब चीजें 25 सेंटीमीटर के लिए। तो याद रख लीजिए, अभी क्वेश्चन आ जाए बेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन्फिनिटी, वो डिस्टेंस इस पे आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सको, डिफरेंशिएट कर सको, वो 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, आंखों में क्या क्या कमियां होती है, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, चलिए मायोपिया बता देते हैं। इन दिस केस द पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीजें नहीं दिख पाए, मुझे नहीं दिखती दूर की चीजें अच्छे से, मुझे मायोपिया है। इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना, इसमें इमेज रेटिना से पहले बनती है, मतलब इमेज इज फॉर्म बिफोर द रेटिना, दूर की चीज यहीं बन गई, यहीं आंखों तक बनी नहीं पाई, आंखों पे बनेगी तभी तो दिखेगी, दूर की चीज यहां बनी है, मेरे पास बन गई, लेकिन आंखों के रेटिना पे नहीं बन पाई, तो इसलिए मुझे वो दूर की चीज क्लियर नहीं दिख रही। तो इमेज इज फॉर्म बिफोर द रेटिना, रेटिना के पहले इमेज बनती है। कॉनकेव लेंस इज फॉर यूज फॉर करेक्टिंग दिस डिफेक्ट, करेक्टिंग दिस मायोपिया, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। मैंने जो चश्मा पहना है वो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, मुझे शॉर्ट साइटेडनेस है, पास की चीजें दिखती है, मुझे मायोपिया है, मुझे दूर की चीजें नहीं दिखती लेकिन पास की चीजें दिखती है, मेरे में रेटिना की इमेज पहले बन जाती है, मुझे कॉनकेव लेंस की जरूरत है, मुझे मायोपिया है, ऐसे याद रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया, द पर्सन कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो इंसान जो पास की चीजें नहीं देख पाए उसे हाइपरमेट्रोपिया। हमारे दादा पापा मामा दादी वगैरह को, जो बुजुर्ग लोग हैं 60 प्लस 55 प्लस 70 80, उनको हाइपरमेट्रोपिया है मोस्टली, उनको पास की चीजें नहीं दिखती, दूर की तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो अगर दूर और पास दोनों नहीं दिखे ना तो बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। नीचे अलग लेंस होता है पास का देखने के लिए, ऊपर अलग लेंस होता है दूर का। जैसे आंखें उठाई ऊपर के लेंस पे आ गए, आंखें झुकाई पास देखने की कोशिश करी तो नीचे का लेंस लग गया, वो बाइफोकल लेंस होता है। जिन्हें दोनों नहीं दिखता हो वो तो और खतरनाक बीमारी है। जिनको सिर्फ पास का नहीं दिख रहा है ना, पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है, वो मोटा लेंस लगाते हैं, उन्हें हाइपरमेट्रोपिया है, उनकी इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, रेटिना पीछे से खींच के बाहर आगे ला रही है। ठीक है, जो पास के सब पास की चीजें नहीं देख सकते। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, टू करेक्ट दिस हाइपरमेट्रोपिया विजनरी डिफेक्ट, वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होगा, कॉन्वेक्स लेंस, इधर कॉनकेव लेंस। चलिए, हमने आपको ये प्री के क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, ये इस स्लाइड से क्वेश्चन आने वाला है, तैयारी कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, कम नंबरों पे भी पेपर निकल जाता है, सुनने में तो ये भी आया है। चलिए, खत्म, इतना ही था। अगला टॉपिक हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। हमने आपको सब पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिसिटी रह गया है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म करेंगे जल्द से जल्द। बहुत फास्ट चले हम लोग, बहुत तेज चले हैं। ठीक है, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड मैनी टॉपिक्स, वी आर गोइंग फास्ट। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी अपना दिमाग तेज रखें जब हमारे साथ हो, नहीं तो किताबें हैं, बहुत से ऐसे लेक्चर हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, करिए, लेकिन जिनको फास्ट पढ़ने की आदत है, इनका दिमाग तेज है, जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं, जिनकी लगभग तैयारी है भी, वो जरूर हमसे जोड़ें, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। जिनको लगता है कि भैया हमें कम पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, कम ही पढ़ना है, प्रिसाइज पढ़ा दो, साइंस तो थोड़े से नंबर आ जाए, इज्जत बच जाए, कट ऑफ क्लियर हो जाए बस। साइंस में सेक्शनल कट ऑफ हो तो कट ऑफ इतना 25% कट ऑफ है, 40% कट ऑफ है तो 40% मार्क्स आ जाए, भले 10 में से 4 या 5 सही हो, बाकी नहीं हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना मिल जाए तो इतना तो हम आपको दे ही देंगे, पढ़ा के इतना तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, बस ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, कंटेंट हमारा इंग्लिश मीडियम है, वी डू नॉट डील इन हिंदी, बट आवर डिलीवरी इन इंग्लिश, बाइलिंगुअल लैंग्वेज, बट आवर कंटेंट इन इंग्लिश। प्लीज मस्ट स्टिक विद अस। एमपीडिया जल्द से जल्द आपका सिलेबस खत्म करा देंगे, फिजिक्स खत्म होने पे ही है, 2-3 और टॉपिक्स बचे हैं। थैंक यू वेरी मच।